नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस क्लास में जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे चैल्कोलिथिक कल्चर यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। इससे पहली वाली क्लासेस में हम लोग पाषाण काल को देख चुके हैं और मुझे लगता है कि आपको पाषाण काल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो पाषाण काल के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ना समझे कि पाषाण काल के तुरंत बाद, पाषाण काल के साथ साथ एक संस्कृति हमें देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाणी, चैल्कोलिथिक एज या कल्चर भी बोलते हैं। अब ये जो चैल्को है, कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, चैल्कोलिथिक भी बोलते हैं। ये जो कैल्को है इसका मतलब है सीधा सीधा कॉपर से, लिथ मतलब पत्थर, और संस्कृति, इसको हम लोग सभ्यता नहीं बोलेंगे। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है वो आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति आज हम पढ़ेंगे। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति को आप ऐसे समझिए कि ताम्र मतलब कॉपर और पाषाण मतलब पत्थर, यानी कॉपर कॉपर प्लस लिथ, पत्थर का प्रयोग अब होगा, जिसको बोलेंगे ताम्र पाषाणिक कल्चर। तो एक चीज पहले आप इसको ऐसे समझिए, हमने स्टार्टिंग में देखा ह्यूमन एवोल्यूशन को, हमने देखा, उसके बाद हमने पाषाण काल को देखा। तो एक टाइम स्केल है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। वो ये कि 7,000 से 1,000 तक हमें देखनी है पाषाण काल, यानी हमने वो स्टोन एज 7,000 से 1,000 तक देखा। मैंने बताया था न्यूलिथिक एज के जो हमें प्रमाण मिल रहे हैं वो 1000 बीसी तक के मिलेंगे। उसके बाद लगभग 2800 से 700 तक हम लोगों को देखना है ताम्र पाषाण काल। उसके बाद हम लोग 2500 से 1500 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे, और वैदिक कल्चर को हम लोग 1500 से 600 तक देखेंगे। इसमें एक समानता आपको ये नजर आ रही होगी कि ये सारी सभ्यताएं या सारी संस्कृतियां, यानी ये पाषाण काल का युग, ये ताम्र पाषाण का युग, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये वैदिक कल्चर एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पाषाण काल पूरी तरीके से खत्म हुआ है तब ताम्र पाषाण आ रहा है। पाषाण काल चलता जा रहा है और वहीं बीच में कहीं एकदम से, ये भारत का मैप मान लीजिए कहीं पे पत्थरों का प्रयोग हो रहा है, तो उस साइड से जो हमें एविडेंस मिलेंगे, उस साइड से जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, या उस जो पुरावशेष मिलेंगे, उन पुरावशेषों के आधार पर हम बोलेंगे कि यहां पर तो पत्थरों का प्रयोग हो रहा था, यानी ये स्टोन एज की साइट है, पाषाण काल की साइट है। लेकिन सडनली हमें राजस्थान वाले एरिए से, ये एमपी वाले एरिए से, ये महाराष्ट्र वाले एरिए से अचानक से हमें 2800 में कॉपर के प्रमाण मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हम उसी को बोलेंगे कि इसी के पैरेलल, यानी बिल्कुल स्टोन एज के साथ साथ कहीं पर ऐसा हो रहा है कि तांबे का प्रयोग शुरू हो गया, और वहीं कहीं 2500 यानी और कुछ सालों बाद वहां पर कांसे का प्रयोग शुरू होने जाएगा। एकदम ऐसी सभ्यता आ जाएगी जो बहुत डेवलप्ड थी। वहां की गलियां, वहां के घर 2 स्टोरीज थे, वहां पे डबल मंजिल के घर थे। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एक साथ जो सारी सभ्यता है या सारे कल्चर है ये एकदम पैरेलल पैरेलल क्यों चल रहे हैं, ये समझना है। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कुछ इतिहासकार, मार्टिवल व्हीलर जैसे इतिहासकार और डीडी गोस्वामी जैसे इतिहासकार, वो ये बोलेंगे कि जो बाद में 2500 से 1500 के बीच में भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें कुछ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में और वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत, और अपने भारत वाले क्षेत्र में जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः जो देखने को मिलती है, वो हमें इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए, यानी भारी सभ्यता से। वो मैंने आपको बताया था एक बार, वो जो ईरान और मेसोपोटामिया और मिस्र वाली सभ्यता, जो कार्टल ऑफ सिविलाइजेशन, पालना जिसको बोलते हैं, उस फर्टाइल क्रिसेंट से कुछ लोग आए, मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए,
और उन्होंने एकाएक इस सभ्यता को यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाया। और जो चीजें वो वहां नहीं कर पाए, अपनी सभ्यता में नहीं कर पाए, वो उन्होंने पूरी पूरी अपना ज्ञान यहां पर उड़ेल दिया और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जो चीज वहां ना कर पाए वो यहां करे। लेकिन इसको हम इस तर्क को काटेंगे और बाद में हम लोग ये बताएंगे, बाद के इतिहासकारों ने ये बताया कि हाँ, आप जो कह रहे हो ऐसा था, कुछ संबंध तो इनमें था, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि मेसोपोटामिया वाले यहाँ आए या मिस्र वाले यहाँ पे आए और उन्होंने सभ्यता को बसाया। ये सभ्यताएं यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी यहाँ पर पहले से बस रही ग्रामीण कल्चर, ग्रामीण सभ्यताओं से, सॉरी, ग्रामीण संस्कृतियों से, ग्रामीण कल्चर से, ग्रामीण संस्कृतियों से ही इवॉल्व हुई है। एक प्रोसेस है बहुत लंबा, जिसमें पहले पत्थरों का प्रयोग करता था वो व्यक्ति, फिर धीरे धीरे उसने अपनी प्लेस बदली, वो घुमंतु था, उसने अपनी प्लेसेस को चेंज करना शुरू करा। फिर उसको जब उसने पत्थर से नवपाषाण काल में वो खेती करना शुरू करेगा, नवपाषाण काल में जब वो खेती करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे उसने ऐसा कुछ करना शुरू करा, उसने फिर कॉपर बनाया, उसने फिर कॉपर में टिन मिला के कांसा बनाया, कांसा जब उसने यूज करना शुरू करा तो उसे लगा, उसने लोहा ढूंढा, फिर उसने लोहे का प्रयोग शुरू करा। ऐसे धीरे धीरे करते करते ये जो सभ्यता थी संस्कृतियों से इवॉल्व हुई है। क्या हुई है? जो ये संस्कृतियां थी, इन संस्कृतियों के छाप से, या ऐसा बोल सकते हैं कि इन संस्कृतियों का ऐसा प्रभाव पड़ेगा धीरे धीरे धीरे, टाइम बहुत समय बीतने पर, कई हजारों साल का प्रोसेस है। हमें जो बहुत अच्छे साक्ष्य मिले हैं, हमें वो मालवा से मिले हैं, मृदभांड के जो साक्ष्य मिले हैं, और वो पुरावशेष जो हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब उनको अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करेंगे तो लगभग लगभग कुछ वैसे ही मिलते जुलते हैं। अब उन अवशेषों को हम देखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल सिर्फ आप एक बात को मन में बिठा के रखिए कि पाषाण काल, ताम्र पाषाणी संस्कृतियां, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक कल्चर, ये कुछ कुछ रहेंगी सात तक। और सबसे बाद तक जो हमें देखने को मिलेगी, अगर देखें तो हमें सबसे बाद में कॉपर में, जो कि यानी ताम्र पाषाण, हमें 700 बीसी तक देखने को मिल रहा है। अब 700 बीसी तक देखने को मतलब हमें 700 बीसी तक के प्रमाण उन पत्थरों के मिले हैं, जो हम इस आधार पे कह रहे हैं कि सबसे लंबे समय तक जो इंसान ने प्रयोग किया वो किया था पत्थर। अब आप इसको समझिए कि भारत में ताम्रपाषाणिक जो बस्तियां हैं और जो ताम्रपाषाणिक क्षेत्र हैं वो मुख्यतः हमें 3 जगहों पे देखने को मिलते हैं। क्या मैं बता रहा हूं कि भारत में ताम्रपाषाणिक बस्तियां, ताम्रपाषाणिक जो क्षेत्र हैं वो हमें 3 मुख्यतः जगहों पे देखने को मिला। पहला दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और वहीं पे उत्तरी राजस्थान, वो गणेश्वर सीकर वाला एरिया जो कि बनास नदी घाटी में है, जिसमें मुख्यतः हम लोग इसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं, बनास संस्कृति भी बोलते हैं, आहार संस्कृति भी बोलते हैं, वो अभी हम समझेंगे। उसके बाद हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश जो कि नर्मदा घाटी है, वहां पे हमें कुछ वो मिले हैं। और मैंने बताया था कि मालवा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में हमें मालवा वाले रीजन में मिल रही है, उसमें सबसे अच्छे यानी सबसे शानदार उत्कृष्ट मृदभांड हमें मिले, टोटेदार मृदभांड मिले हैं, गोड़ेदार मृदभांड मिले हैं, मतलब ऐसे मृदभांड जिनमें नीचे ऐसे कुछ ऐसे तरीके से बना होता था, हमें ऐसे कुछ मृदभांड मिले, वो हम देखेंगे अभी। उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र जो कि प्रवरा नदी घाटी गोदावरी की सहायक नदी है, वहां पर हमें जोरवे संस्कृति, जहां पर सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ है, और सबसे आखिर यानी जो हमें 700 के जो प्रमाण हमें मिल रहे हैं, 700 बीसी वाले प्रमाण, वो हमें इसी जोरवे संस्कृति के मिल रहे हैं। तो इसको ऐसे समझना है कि ताम्रपाषाणी जो संस्कृतियां थी उसका भौगोलिक विस्तार जो था, और समयकाल पहले हम देखेंगे तो समयकाल हो गया 2800 से 700 बीसी, 2800 से 700 बीसी तक इसका समयकाल हो गया, जो कि भौगोलिक विस्तार से अगर हम इसको देखें तो 2 क्षेत्रों में इसको बांटा जाता है, मुख्यतः 2 भागों में इसको बांट रहे हैं हम। पहला है पश्चिमी भारत और मध्य भारत, और दूसरा पूर्वी भारत। पूर्वी भारत के जो क्षेत्र थे वो हम देखेंगे। फिलहाल पश्चिमी भारत और मध्य भारत के क्षेत्र, पहला है राजस्थान, जिसमें हमें गणेश्वर संस्कृति और आहार संस्कृति, और क्योंकि बनास नदी घाटी के हमें सारे ये क्षेत्र मिल रहे हैं इसलिए इसको बनास संस्कृति भी बोला जाता है कई बार। तो राजस्थान, मालवा और महाराष्ट्र में दक्कन वाले क्षेत्र में,
पश्चिमी भारत और मध्य भारत का क्षेत्र अब हम देख रहे हैं। तो पश्चिमी भारत में जो था गणेश्वर, गणेश्वर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये सीकर जिला आपको दिख रहा है, यहीं पे गणेश्वर है। और जो यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुत अच्छा कॉपर मिलता है, और क्योंकि यहाँ पर कॉपर मिलता था इसीलिए यहाँ पर वो ताम्र पाषाणिक जो लोग थे वो यहाँ आके बसे होंगे, और उन्होंने इस तांबे का प्रयोग, लेकिन जो सीकर जिला है यहाँ से साक्ष्य जो मिलते हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। जो हमें अच्छे साक्ष्य मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें आहार से। बनास नदी, जिसे आहार संस्कृति भी बोलते हैं, बनास संस्कृति भी बोलते हैं यहाँ से। और ये हमें कब मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं हमें 2100 से 1500 बीसी में, 2100 से 1500। और यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं, पहला आहार, गिलुंद और बालाथल। तो ये जो बनास नदी के सहारे आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, इधर ही बनास नदी के आसपास हमें आहार जगह पे बहुत सारे और बहुत अच्छे हमें कॉपर के जो साक्ष्य है, पुरावशेष हैं, वो मिलेंगे। और इसी की वजह से हम इसको पूरी की पूरी संस्कृति को आहार संस्कृति, यानी राजस्थान में जो ताम्रपाषाणिक हमें अवशेष मिल रहे हैं, पुरावशेष मिल रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? गणेश्वर से और बनास से। लेकिन गणेश्वर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण मिल रहे हैं वो आहार, गिलुन, बालाथल। और आहार यानी कि आहार से हमें इतने मिलेंगे कि हम इसको ताम्रवती या तामवती भी बोलते हैं, कई बार इसको ताम्रवती, तांबे से ही ताम्रवती या तामवती भी बोलते हैं, और आहार संस्कृति भी बोलते हैं। यहाँ से इतने अच्छे साक्ष्य मिले कि इतिहासकारों ने इसको, इसकी राजस्थान से मिलने वाले पुरावशेषों की पूरी सभ्य संस्कृति को आहार संस्कृति बोल दिया। और बनास नदी घाटी के सहारे मिली, इसलिए कई बार इसको बनास सभ्यता, बनास संस्कृति भी बोला जाता है। और ये जो आहार है, आहार से हमें बहुत अच्छे तांबे के पुरावशेष मिले हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश, जो कि नर्मदा घाटी में हमें मिलेंगे, और इसको मालवा संस्कृति बोलते हैं क्योंकि मालवा वाले रीजन में हमें मिलेगा। मध्य प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वहां वाला रीजन, जिसमें मालवा और कैथा नगदा जो है उज्जैन जिले में, एरण सागर जिले में, और नवदा टोली और महेश्वर खारगोन जिले में। अब ये जो नवदा टोली है, इसकी जो उत्खनन है, जो इसकी खुदाई जो करी थी वो थे हसमुख धीरजलाल संकालिया। और ये जो ग्राम था, यानी ये जो संस्कृति थी, इस क्षेत्र में मिलने वाली बस्ती नवदा टोली जो थी, ये सबसे बड़ा स्थल है। अब बड़ा स्थल का मतलब ये नहीं है कि क्षेत्रफल में बड़ा है, बड़ा स्थल मतलब इसकी खुदाई, इसका एक्सकेवेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल, जो कि हमें 1700 से 1200 बीसी तक मिल रहा है। मैं एक बार आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये रहा सागर, उज्जैन और खारगोन, ये जो तीनों एरिया हैं, सागर जिला, उज्जैन जिला, खारगोन जिला, यहीं से हमें मध्य प्रदेश में, यानी ये मध्य भारत वाला हिस्सा हो गया, और उसमें भी ये मालवा वाला रीजन जो है, इसमें हमें कॉपर के, तांबे के मतलब सबसे अच्छे तो नहीं, लेकिन हमें ऐसे अवशेष मिलेंगे, पुरावशेष मिलेंगे, जिससे हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत में मालवा वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सागर जिला, खारगोन जिला और उज्जैन जिला ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें कॉपर के अवशेष मिलेंगे, पुरावशेष मिलेंगे। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी की नदी घाटी गोदावरी की जो सहायक है 1400 से 700, मैंने आपको बताया था ना, सबसे बाद यानी सबसे जो लास्ट तक एग्जिस्ट में रहेगी वो यही रहेगी, जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति इसको इसलिए बोल रहे हैं, अहमदनगर जिले में, पुणे जिले में हमें कई, और नासिक जिले में भी, नासिक में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जोरवे से हमें बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले। अब इसको एक बार को इस चीज को और समझिए, जो जैसे हमें आहार संस्कृति, आहार जगह से बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, हमें जोरवे से बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, उसके बाद हमें राजस्थान में भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, जो इन तीनों जगहों से हमें पुरावशेष मिल रहे हैं।
इन तीनों जगह में से तो पुरावशेष मिल ही रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई कोई एक ऐसी जगह हो जाएगी जो वहां की रिप्रेजेंटेटिव साइट हो जाएगी, यानी वो वहां की दर्शाने वाली साइट हो जाएगी। वहां पर हम उसको बोलेंगे कि ये मेन मेन साइट है। और क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव साइट है, इसी की वजह से इतिहासकारों ने इस पूरी संस्कृति का नाम इस खास एक जगह पे रख दिया। जैसे जोरवे संस्कृति हो गया, मालवा संस्कृति में हम लोग पूरी मालवा संस्कृति, क्योंकि ये मालवा वाले रीजन में मिल रही है, और बनास संस्कृति या आहार संस्कृति, ये आहार, क्योंकि आहार से हमें प्रारूप स्थल बोलते हैं बेसिकली, प्रारूप स्थल या रिप्रेजेंटेटिव साइट आप बोल सकते हो। तो हमें यहाँ से इतने अवशेष मिल रहे हैं कि हमने इस पूरी साइट को प्रारूप स्थल मान रहे हैं। यानी राजस्थान में आहार संस्कृति, आहार वाला क्षेत्र, मालवा में मालवा संस्कृति, और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। अब अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे में चंदौली, सोनगाम, इनामगांव और नासिक। अब एक बार हम अहमदनगर और पुणे को मैप में भी देख लेते हैं। तो अहमदनगर ये रहा, पुणे ये रहा, और नासिक इसके थोड़ा सा ऊपर। लेकिन नासिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए हो जाता है ये क्षेत्र, यानी अहमदनगर और पुणे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद पूर्वी भारत में जो हमें मिलते हैं, तो हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, पश्चिमी भारत और मध्य भारत, उसके बाद पूर्वी भारत। पश्चिमी भारत में राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसी के नीचे हमें मिलेगा महाराष्ट्र। अब पूर्वी भारत में जो देखना है, पूर्वी भारत में हमें उत्तर प्रदेश, जिसमें प्रयागराज के विंध्यन क्षेत्र, खेराडीह, नरहन, और भी कई क्षेत्र हैं। वो सैफई वाला जो एरिया है वहां पे भी कई क्षेत्र है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बिहार में चिरान, सोनवार, सोनपुर, ताराडीह, और पश्चिम बंगाल में पांडु राजा डीवी और महिषदल। ये पांडु राजा डीवी जो है ये इंपॉर्टेंट साइट है। इसको एक बार आप गूगल करके भी देख लीजिएगा, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक चीज को समझते हैं, तो अब इसको ऐसे समझना है कि ये मान लीजिए भारत का मैप है, और ये राजस्थान वाले क्षेत्र में, ये मालवा वाले क्षेत्र में, और ये दक्कन वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र में हमें कुछ संस्कृतियां मिली हैं। आहार संस्कृति, ये मालवा संस्कृति, और ये दक्कन, जिसमें हमें जोरवे, नवासा, दैमाबाद और मालवा महाराष्ट्र में हमें कई क्षेत्र मिले। उसके बाद आहार संस्कृति यानी बनास वाले क्षेत्र में भी कई हमें संस्कृतियां मिली है। ये छोटी छोटी संस्कृतियां ऐसे एग्जिस्ट करती थी, मान लीजिए बहुत सारी छोटी छोटी संस्कृतियां यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। इन्हीं में से कुछ संस्कृतियां ऐसी हो गई जो प्रारूप स्थल हो गया, रिप्रेजेंटेटिव साइट हो गई, और इसी रिप्रेजेंटेटिव साइट के नाम पे इस पूरी संस्कृति का नाम रख दिया आहार संस्कृति। इसी रिप्रेजेंटेटिव साइट की वजह से इसका पूरा नाम रख दिया मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति हमने नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव साइट है। ये देखिए, इतिहासकार जब नामकरण करते हैं वो नामकरण इसी बेसिस पे करते हैं कि वहां पर जैसे हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से बोल देते हैं, जबकि सिर्फ हड़प्पा वहां नहीं मिला है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल, आमरी और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले मिला था, इसीलिए उस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो ऐसे ही इनके कुछ प्रारूप स्थल होंगे, उन प्रारूप स्थलों के नाम पर इसका नामकरण कर दिया जाता है। दूसरी चीज जो हमें समझने वाली वो देखनी है वो ये है कि हम पहले देख चुके हैं कि जो इतिहास के स्रोत होते हैं वो 2 होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। लेकिन क्योंकि इस, मैं सीएलसी बोल देता हूँ, चालकोलिथिक, इन सीएलसी से, चालकोलिथिक कल्चर से हमें सिर्फ पुरवशेष मिलेंगे, और वो पुरवशेष भी कई तरीके के होते हैं। सिक्के हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं, मृत भांड हो सकते हैं, और हमें
ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को पढ़ने के लिए। और मैंने आपको बताया था ना, मालवा, मालवा से हमें बहुत अच्छे मृद भांड मिलेंगे, बर्तन मिले हैं हमें बहुत सारे इस तरीके के बर्तन कि उन पुरवशेष से हमने इस हिस्ट्री को दोबारा से बना दिया, यानी हमने उसको पढ़ने के स्रोत, यानी हमें उसको समझने के स्रोत, ताम्र पाषाणिक कल्चर को समझने के जो स्रोत है हमारे लिए, वो है मृद भांड। और वो जो बर्तन मिले हैं, वो बर्तन, वो मृद भांडों से हमें बहुत कुछ पता लग जाता है, जैसे वहाँ का शिल्प परंपरा कैसी होगी, उनका तकनीक व कौशल कैसा था, वो पशुपालन करते थे या नहीं करते थे, शिकार करते थे या नहीं करते थे, उनका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके का था, यानी सामाजिक स्त्रीकरण किस तरीके था, क्या समाज में ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग या अमीर गरीब में विभाजन था। तो ये जो हमें कुछ मृद भांड मिले हैं, ये मृद भांड आप देख रहे होंगे, ये टोटीदार मृद भांड है, इसमें टोटी लगी हुई है। ये गोड़ीदार बोलते हैं, घोड़े वाला जो ये जो लगा हुआ है, इसको घोड़ा बोलते हैं, गोड़ीदार मृद भांड है। और इसको उन्होंने चाक पर बनाया है, ये चाक चाक निर्मित है, ये साफ पता लग रहा है चाक निर्मित है। और उन्होंने इस पे अपनी एक कलाकारी भी दिखाई है, उन्होंने इसमें ब्लैक रंग से कलाकारी भी दिखाई हुई है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें यही पता लगता है कि वहां पे सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्त्रीकरण था, क्योंकि जो अमीर लोग जो मिट्टी के घड़ों को या मिट्टी की सुराही को यूज करते हैं, हम लोग जो मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे वो हम लोग खाने के लिए यूज करेंगे। हमारे घरों में जो घड़ा रहेगा वो बेसिकली यूज होगा पानी पीने के लिए, लेकिन जो अमीर लोग जो उसी घड़े का प्रयोग करेंगे वो डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो इसी से पता लगता है कि उनके लिए वो उपयोगिता वाली चीज नहीं है, उपयोगिता के लिए वो किसी और चीज में खाएंगे, किसी और चीज का इस्तेमाल करें। लेकिन हम उपयोगिता यानी इससे समाज में स्त्रीकरण पता लगता है कि हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस बर्तन में खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको इतना ज्यादा, उनके लिए कोई उस चीज की कीमत ही नहीं है कि वो उसको वो सजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, जिसमें तुम खाना खाते हो उसको तो हम सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्त्रीकरण को दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ जानबूझकर ऐसा करता है, लेकिन इससे हमें मृद भांडों से हमें बहुत कुछ पता लगता है, मृद भांडों से हमें सामाजिक स्त्रीकरण और बहुत सारी चीजें पता लगती है। तो जो मेन चीज है वो हमें ये देखनी है कि पहले तो हमने भारत में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उनको दो भागों में बांटा है, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के ताम्र पाषाणिक स्थल। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र हैं ये अर्ध शुष्क एरिया में पड़ते हैं, ऐसे एरिया में पड़ते हैं जहां वर्षा की मात्रा कम होती है। और पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं वो ऐसे एरिया में पड़ रहे हैं जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा है, वर्षा की मात्रा ज्यादा है। अब इस वर्षा की मात्रा ज्यादा होने से क्या होगा, वर्षा, ये आर्द्र क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र, ये जो है ये आर्द्र है। तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होने से ये होगा कि इस जगह पे ऐसी चीजें खाई जाएंगी या ऐसी कृषि करी जाएगी जो ज्यादातर पानी पर निर्भर होती है। और यहाँ पर ऐसी दलहनी फसलें जैसे गेहूं, जौ, दलहनी फसलों की प्रमुखता थी। और ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है और यहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यहाँ मुख्यतः चावल खाया जा रहा है। और जो मेन चीज सबसे ज्यादा देखने वाली ये है कि हड्डियों के उपकरण हमें यहाँ से बहुत कम मिले हैं, कहाँ से, पश्चिमी भारत और मध्य भारत से। और पत्थर व तांबे, अब ये आपके मन में एक बात आ सकती है कि ताम्र पाषाणिक काल में हम हड्डियों की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत लंबा फेस है, जब जाके कुछ सभ्यताएं बनेंगी, वैदिक कल्चर आएगा, ये वही फेस हम पढ़ रहे हैं। तो उस फेस को हमने ताम्र पाषाणिक फेस में बांट दिया। तो यहाँ पे हड्डियों के उपकरण कम मिलेंगे, पत्थर और तांबे के उपकरण ज्यादा मिलेंगे। और तांबे के उपकरण वैसे तो कम मिलेंगे, लेकिन आहार में हमें बहुत ज्यादा तांबे के उपकरण मिलेंगे। और आहार में क्योंकि हमें तांबे के उपकरण बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इसीलिए इसको ताम्रवती या ताम्रवती भी बोल रहे हैं आहार को। और पूर्वी एरिया में हमें हड्डियों के उपकरण अधिक मिल रहे हैं, पूर्वी एरिया में हमें हड्डियों के अधिक उपकरण मिल रहे हैं। अब ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी जो उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो यही है कि इन संस्कृतियों में पत्थर की हड्डियों तथा तांबे के उपकरण मिले हैं। पत्थरों के उपकरण मिले हैं पहला, हड्डियों के उपकरण मिले और तांबे के उपकरण। और पत्थर भी कौन से, माइक्रो, माइक्रोलिथ वो होते हैं
बहुत पतले पतले पत्थर कुछ सिलने के लिए बना रहे हैं, किसी को छेदने के लिए, कोई खाल निकालने के लिए ब्लेड फ्लेक, हमने पढ़ा था ब्लेड फ्लेक। तो अब इन्होंने कोर का इस्तेमाल ना करके वो माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और माइक्रोलिथ्स बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल होते हैं किसी को छेदने के, किसी को कुछ निकालने के, छोटी खुदाई। और दूसरा, भारत में 2800 से 700 के बीच ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का अस्तित्व पाया जाता है, और हमने इसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा है। और जब हम इनको दो भागों में बांट रहे हैं तो वो दोनों भाग जो हैं उनके उनमें कुछ अंतर है, यानी पश्चिमी भारत और मध्य भारत वाले भाग में और पूर्वी भारत वाले भाग में कुछ अंतर है। वो अंतर अगर हमारे पास एक प्रश्न आता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए, तो हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं तो बताएंगे ही। एक, कि वहां पर पत्थर, हड्डियां, तांबे के उपकरण मिले। 2800 से 700 बीसी की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां को अस्तित्व माना जाता है। लेकिन बाद में हम ये भी बताएंगे कि उनको दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत, और उन दोनों के अंतरों को बताया। जैसे जो पहला अंतर तो यही है कि एक पाया जाता है आर्द्र क्षेत्र में, एक पाया जाता है आर्द्र क्षेत्र में। तो दूसरा काली मिट्टी का क्षेत्र है, एक जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। एक जगह चावल की हमें प्रमुखता मिल रही है, एक जगह हमें गेहूं, जौ, दलहनी फसलों की हमें प्रमुखता मिल रही है। और उसके बाद हम लोग जो अगली मुख्य विशेषता बताएंगे वो ये बताएंगे कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में अर्थव्यवस्था का आधार था शिकार, पशुपालन, कृषि, और पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के कृषि प्रतिरूप में जो था वो भिन्नता थी। वो भिन्नता क्यों थी? क्योंकि वहां पानी यानी बरसात की मात्रा अलग अलग है। मछली पकड़ना ये उनके मुख्य व्यवसाय के रूप में माने जाते हैं। अब हमने देख लिया कि वर्षा की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे कृषि की वजह से। कृषि में अगर हम देखेंगे ताम्र पाषाणिक काल के मृत भांडों से कैसे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। क्या ताम्र पाषाणिक ताम्र पाषाणिक काल के मृद भांड, ये मृद भांड जो है हमें शिल्प परंपरा, तकनीकी व कौशल, कलात्मक दृष्टिकोण उनके पास था या नहीं, पशुपालन, शिकार, सामाजिक स्त्रीकरण, ये सब हमें बताएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मृत भांडों से हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग थे वो लेखन कला का विकास नहीं कर पाए थे, और इसी के वजह से हमें जो इसका इतिहास का जो पुनर्निर्माण करना पड़ रहा है वो पुरावशेष यानी पुरातात्विक साक्ष्य करना पड़ रहा है। और पुरातात्विक साक्ष्यों में जो पुरावशेष है वो बेसिकली हमारे पास मृद भांड है, उनकी बस्तियों के ढांचे हैं। अब बस्तियों के ढांचे जैसे कई जगहों पे चौकोर घर मिल रहे हैं, कहीं जगहों पे गोल घर मिल रहे हैं। हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि जो गोल घर थे ये निचले लोगों के थे, ये चौकोर घर थे ये उनके प्रधान या इस तरीके के लोग थे। तो मृद भांडों से ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पर निम्नलिखित संदर्भों में प्रकाश पड़ता है, और वो निम्नलिखित संदर्भ जो होंगे वो होंगे शिल्प परंपरा, तकनीक व कौशल, कलात्मक दृष्टिकोण उनके पास था या नहीं, पशुपालन, शिकार, सामाजिक स्त्रीकरण। तो पहले हम उनका शिल्प परंपरा देखते हैं। तो ताम्र पाषाणिक स्थलों से हमें विभिन्न प्रकार के मृदभांड और बर्तन प्राप्त हुए हैं जो काले और लाल रंग के। अब काले रंग और लाल रंग का मतलब ये नहीं है कि कोई काला रंग का मिला है वो लाल रंग का मिला है। बेसिकली हमें ऐसा है कि अगर कोई मटका हमें मिला है तो वो बाहर से तो लाल होगा और अंदर से वो काला पेंटेड है। दूसरा, हमें टोटी वाले जल के पात्र, गोड़ीदार यानी जिनमें पैर होता है या जिसको हाथ से हैंडल की तरह कर सकते हैं। ये देखा होगा आपने, आज भी ऐसे ग्लासेस यूज होते हैं, बहुत रईस लोग इसमें वाइन वगैरह पीते हैं। तो ये वही है। और टोटीदार आपने देखा होगा इस्लामिक कल्चर में, या अगर आप कभी कश्मीर गए होंगे तो वहां पर बेसिकली ऐसे टोटी वाले जो जल यंत्र है इस तरीके के होते हैं, टोटी वाले, उनमें टोटी लगी होती है, उसको उड़ेल के इसमें से पानी से हाथ धुलवाते हैं। तो आपने इसको देखा होगा। तो इस तरीके की हमें अच्छी शिल्प परंपरा का देखने को मिलता है। दूसरा, कौशल व तकनीक। अब कौशल व तकनीक में जो हमें देखना है, कौशल और तकनीक में हमें पहले तीन चीजें बेसिकली देखनी कौशल और तकनीक में। पहला तो हमें यही देखना है कि जो वो बर्तन थे या वो जो मृदभांड थे, पहली चीज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे पहला चाक पर निर्मित थे। दूसरा, अच्छे से
पकाए गए थे। तीसरा चित्र, यानी वो चाक से निर्मित थे अच्छे से। देखिए कैसे एवोल्यूशन होता है, पहले इंसान ने इतनी कृषि करनी शुरू करी होगी, या फसल इतनी उगनी शुरू हो गई होगी, या उसने इतना बचाना शुरू कर दिया होगा कि अब वो उस फसल को खा तो रहा है, बचा के भी रखना चाहता है। फिर उसने बर्तन का इजाद किया होगा, उसने मृदभान बनाए होंगे। पहले वो सिर्फ मिट्टी से बर्तन बनाए होंगे और उसने उसको देखा होगा कि अरे ये तो कच्चा बर्तन है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे समझ आया होगा कि इसको अगर धूप में मैं रख दूं तो धूप में रखने से बर्तन अच्छे से पक जाएगा। फिर उसने सोचा होगा कि धूप में यानी गर्मी है, गर्मी से अगर ये पक रहा है, अगर मैं इसको आग में पका दूं तो हो सकता है ये और मजबूत होता है। फिर उसने उसको आग में पकाया होगा, दूसरा उसने उसको चाक पे बनाया होगा, चाक से जल्दी जल्दी बर्तन बनते हैं। तो ऐसे ही करते करते ह्यूमन में एवोल्यूशन हुआ, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी। इसी तरीके से वो कपि मानव जो हम पहली क्लासेस में देख चुके हैं, वो कपि मानव से ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति का जो मानव है बहुत बुद्धिमान हो चुका है, और इसने चाक पर अपने मृदभान बनाने शुरू करे, आग में अपने मृदभान पकाना शुरू करा, और उन पर चित्र भी बना रहा है, उन पे कलाकारी भी दिखा रहा है, उस पर चित्र बना रहा है, पशु का चित्र बना रहा है, जो पशु वो पालता था उनके चित्र बना रहा है, कुछ ऐसे पशुओं का चित्र बना रहा है जिनका वो शिकार करके खाता था। तो जो बेसिकली हम लोग देखेंगे, पहला जो ज्यादातर मृदभांड है वो चाक से निर्मित थे, हाथ निर्मित नहीं। इन्हें अच्छी तरह पकाकर बनाया गया था। मृद भांडों पर विभिन्न प्रकार के उपकरण, हथियार और पशुओं के चिन्ह भी इन्होंने अंकित किए हैं, जिससे क्या पता लगता है इनकी तकनीक का, कौशल की जानकारी मिलती है। दूसरा, क्या इनके पास कलात्मक दृष्टिकोण था? बिल्कुल। मृद भांडों पर जो विभिन्न प्रकार के चित्र बने हैं, रेखीय चित्र हैं, आकृति बनी है, समानांतर घुमावदार रेखाएं और कई सारे चित्र, इनसे हमें इनके कलात्मक दृष्टिकोण का पता लगता है। पशुपालन से हमें मृदभान पर जो पालतू जानवर है, शिकारी जानवर है, उनके बारे में हमें पता चलता है। अगला हमें पता चलता है शिकार। मृद भांडों पर जंगली जानवरों के चित्र भी अंकित हैं। सामाजिक स्त्रीकरण, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्त्रीकरण में या विभेद, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में सबसे उत्कृष्ट जो है वो मालवा से मिले हैं। क्या? मृद भांड। सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छे जो मृद भांड है वो मालवा से मिले हैं। और इस प्रकार का जो मृदभांड होते हैं वो समाज के उच्च वर्ग द्वारा उपयोग किए होते हैं। जो हमने देखा ना, वो वाला, ये वाला जो हमने गोड़ीदार जो मृदभांड देखा है, और मृदभांड से अधिशेष अर्थव्यवस्था का भी हमें पता चलता है। दूसरा, मृदभांड पर अंकित विभिन्न प्रतीकों से उनके धार्मिक विश्वास के बारे में भी पता या अनुमान लगाया जाता है। तो बेसिकली अनुमान ही लगाया जाता है। अब हमें बस्तियों का प्रतिरूप या बसावट किस तरीके से मिली? कुछ बस्तियां हमें किलेबंद बस्तियां मिली हैं उस ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में, और उसके प्रमाण ये है कि पश्चिमी या मध्य भारत की जो, यानी राजस्थान वाले और मध्य प्रदेश वाले जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों वाली बस्तियां हैं, वहां से हमें कुछ घर आयताकार मिले हैं, कुछ घर गोलाकार मिले हैं। और जो आयताकार घर जो मिले हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि वहां पर सरदार रहते थे, और गोलाकार जो बस्तियां मिली हैं वहां पर ऐसा माना जाता था कि नौकर आम लोग रहते थे। ऐसा ही क्षेत्र कुछ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलेगा। अन्नागार के बगल में कुछ गोल गोल घर जैसे मिले, जहां पर ऐसा माना जाएगा कि वहां पर नौकर इस तरीके के लोग रहते थे। और जो घरों का निर्माण है वो मुख्यतः घास फूस, पत्थर, मिट्टी आदि से किया गया। और यहाँ पर पक्की ईंटों का जो प्रयोग है वो एकदम अपवाद स्वरूप ही हुआ है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो पूरी तरीके से हम लोग बस इसी के बाद जो सिविलाइजेशन आएगी, उसी सिविलाइजेशन में हमें पक्की ईंटें मिलनी शुरू हो जाएगी। और इस कल्चर में जो हम लोग ये कल्चर देख रहे हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां देख रहे हैं, इसमें जो लोग हैं वो कच्ची मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, घास फूस का प्रयोग कर रहे हैं। आपने गांव में देखा होगा कि लोग पहले समय में घर कैसे बनाते थे? एक बैम्बू लिया है, बांस लिया, उस बांस को यहाँ गाड़ा, एक बांस को यहाँ गाड़ा, चारों तरफ से बांस बनाया, ऊपर से कोई सरकंडे वगैरह कुछ बांधे, ऊपर में घास रखी और मिट्टी रख दी और थोप दिया। फिर धीरे धीरे वो गांव में बहुत कम पकी ईंटों के, तो ऐसे ही अपवाद स्वरूप एक दो यहाँ पे जगह मिली है जहाँ पे
पकी ईंटों का प्रयोग है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक दो जगह। और ये अपवाद बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसके बाद एक संस्कृति आने वाली है, इसके बाद एक सभ्यता आने वाली है जो पूरी की पूरी इसकी अपोजिट है। यानी उस सभ्यता में ईंटें, पक्की पकी ईंटों के ही हमें मकान मिलने शुरू होंगे, सड़कें हमें मिलनी शुरू होगी। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं हमें कच्चे मकान मिलेंगे। और जो इसमें जो अगला हमें मिलता है वो है शवदान पद्धति। शवों की शवदान जो पद्धति होती है, यानी उन मरे लोगों को दफनाने की पद्धति से भी हमें बहुत कुछ पता लगता है कि शवों में अंतर था। क्या अंतर था? पहला, देखिए, जब हम शव को किसी को दफनाने ले जाते हैं, आज भी आप देख सकते हैं, जब अमीर घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसके जलाने की प्रक्रिया, उसको चंदन की लकड़ियों में या अच्छी महंगी लकड़ी में उसको जलाया जाएगा। और अगर किसी गरीब की मृत्यु हो रही है तो उसको सस्ती आम की लकड़ी में या किसी भी नीम की लकड़ी में उसको जला देते हैं। ये सामाजिक स्त्रीकरण, यानी दिखाता है कि हाँ, एक वर्ग अमीर है, एक वर्ग गरीब है। इसी अमीर और गरीब जो वर्ग होता है, इसी को बोलते हैं सामाजिक स्त्रीकरण। समाज में विभेद था, यानी उस समय भी समाज में विभेद था। जैसे शवदान पद्धति के बारे में अगर हम देखें तो शवों की जो उत्तर दक्षिणी दिशा में महाराष्ट्र में हमें मिले, उत्तर दक्षिणी दिशा में दफनाने के, और पूर्व पश्चिम दिशा में शवों के हमें जो प्रमाण मिले हैं वो दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूर्ण शवाधान, यानी दो तरीके के शवदान प्रक्रिया होती है। पहले आंशिक शवाधान और पूर्ण शवाधान। आंशिक शवाधान आपने देखा होगा, जो हमारे पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं वो आंशिक शवाधान की पद्धति को अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनका जो भी प्रियजन मर जाता है वो पहले उसको लेकर जाते हैं, वो जो एक टावर ऑफ साइलेंस होता है वहां पर लेकर जाते हैं, उसको वहां रख देते हैं। थोड़े घंटे बाद जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो पक्षी थे वो उसको खा के जा चुका है, और जो बचा हुआ अंश होता है उस अंश को ले जाके उसका क्रिमिनेशन कर देते हैं। इसी को बोलते हैं आंशिक। लेकिन पूर्ण शवाधान में पूरा का पूरा शव ले जाते हैं और उसको गाड़ते हैं, जलाते हैं, ये जो भी करते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान। तो हमें जो पश्चिमी भारत में है वहां पे पूर्ण शवाधान मिले, और पूर्वी भारत में हमें आंशिक शवाधान मिले। और शव के साथ हमें बहुत तरीके की वस्तु भी मिली है। यानी इस वस्तु में रखने के बाद हमें दो तरीके की बातें पता चलती है। पहला, कि उनका पारलौकिक जीवन में विश्वास रहा होगा, तभी तो वो सामान रख रहे हैं। और दूसरा, वो ये भी सोच सकते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण फिर से आ गया कि अगर अमीर है, मान लीजिए किसी अमीर बाप का बेटा मर गया, तो वो क्या करेगा अपने बेटे के साथ? तांबे की बहुत अच्छी अच्छी बैंगल्स, उस गले में पहनने की चीजें, या उसके उसके प्रयोग में लाने वाले कपड़े, उसके लिए कुर्सी मेज, ऐसी चीजें उसको दफनाए मिलेंगी। उसका पालतू जानवर भी दफना देगा। ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं। और एक गरीब बाप का बेटा मर गया तो वो क्या करेगा? वो अपने बेटे को दफना देगा, उसके साथ कौड़ी वौड़ी जो होगी, सीपी वीपी एक आध गाड़ देगा, और पत्थर के बने कुछ औजार गाड़ देगा। इससे ज्यादा वो क्या करेगा? तो इससे हमें समाज में स्त्रीकरण विभेद हमें पता चल रहा है। दूसरा, पारलौकिक जीवन, यानी उनको लगता होगा कि कहीं मरने के बाद परेशान ना करे, या मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो, ये भूत वूत की जो परंपरा है, या पारलौकिक जीवन में उनको लगता होगा कि क्या पता मरने के बाद ये कहीं और गया, हमारे साथ तो नहीं कहीं और गया। इसके ही के विश्वास से कि वो जो उन सामानों को प्रयोग करेगा। और ये जो तरीका देख रहे हैं, ये तरीका सिर्फ हमारे भारतीय समाज, यानी सिर्फ उस क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र में ही हमें देखने को मिलता है। ये हमें मिस्र सभ्यता में भी देखने को मिलेगा, यही हमें मेसोपोटामियन सभ्यता में भी देखने को मिलेगा। जब हम लोग इनका आपस में संबंध और इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमें वहां पर देखने को मिलेगा, हम देखेंगे वहां पर। तो पहला, जीवन के बाद, यानी पारलौकिक में उनका विश्वास था, पारलौकिक जीवन में विश्वास। और दूसरा, सामाजिक स्थिरण, वस्तु के आधार पर अमीर अच्छी वस्तुओं को दफनाएगा, गरीब छोटी मोटी वस्तु उसके साथ दफना देगा। तीसरा, धार्मिक विश्वास, तो मृतक के साथ जो दफनाई गई सामग्री थी उससे उसका धार्मिक विश्वास पता चलता होगा। मालवा तथा जोरवे, यानी पश्चिमी भारत और मध्य भारत से प्राप्त मृत भांडों के आधार पर मातृ देवी की उपासना की कल्पना की है, क्योंकि वहां पर जो मृत भांड मिले उस पर ऐसी महिला की जो महिला का चित्र वहां पर बना हुआ है। और मालवा और राजस्थान से मिली वृषभ की मूर्तियों पर वृषभ धार्मिक
महत्ता। और ये वृषभ और देवी आने वाले टाइम में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, जस्ट इसके बाद ही इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होने वाला है। वहां पर हमें देखने को मिलेंगे ये वृषभ और ये देवी। और ये तकनीकी ज्ञान में ताम्रपाषाणिक मृदभांडों से हमें उनका तकनीकी ज्ञान पता लगता है। पहले चाक पे बना रहे हैं, फिर जला रहे हैं उसको, अच्छे से पका रहे हैं। उसके बाद धातु को इन्होंने गलाना शुरू करा, यानी अगर ये तांबे को गलाकर उसका रूप बदल के कुछ बना रहे हैं तो इसको देखिए पहले, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसके साथ आने वाले, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसके साथ ही आने वाली है। और इसको हम लोग अगर देखें तो पहले इंसान पत्थर का प्रयोग कर रहा है, फिर वो तांबा लाएगा, और फिर तांबे में टिन मिलाएगा तो बनेगा कांसा। अब इतनी चीजें अगर कोई जान रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी तकनीक कौशल बहुत अधिक होगा, उसका तकनीक और कौशल बहुत अधिक होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उसको, उनके पास तकनीक, ज्ञान और मृद भांडों से जो चित्र वगैरह मिले हैं उसको चाक पर बनाया गया, धातु पर गलाना, विभिन्न रूपों में डालना। और मालवा से तकली मिली है। तकली आपको पता ही होगा क्या होता है, किस चीज में यूज होती है तकली, धागे बनाने में, जिसका साक्ष्य कि सूती वस्त्र उत्पादन की ओर संकेत करता है। दूसरा, सामाजिक जीवन में स्त्रीकरण व विभेद के साक्ष्य, इसे दिखाने के लिए बस्तियों का ढांचा, शवदान पद्धति, मृद भांडों के रूप हमें बहुत सारे मिलते हैं। जैसे बस्तियों का ढांचा, हमें चौकोर बस्तियां मिली, हमें गोल बस्तियां मिली है। शवों की शवदान पद्धति, हमें आंशिक शवदान मिले, हमें पूर्ण शवदान मिले हैं। और हमें ऐसे ऐसे ऐसी हमें कब्रें मिली हैं जहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे सामान हैं। कुछ ऐसी कब्रें मिली जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उससे हमें स्त्रीकरण का पता लगता है। मृद भांडों के प्रयोग से हमें पता लगता है कोई अच्छा मृद भांड प्रयोग कर रहा है, कोई बुरा मृद भांड प्रयोग कर रहा है। ये तो उनकी खासियत हो गई, ये उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई। लेकिन उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। किनकी? ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियां हैं उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब उनकी जो सीमाएं हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो उनकी आर्थिक ढांचे की सीमाएं ये थी कि पशुपालन के क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां जो थी, वो जो मवेशियों का जो इस्तेमाल करते थे वो केवल मांस और शिकार में मदद के लिए करते थे। उनको दूध का प्रयोग करना नहीं, वो नहीं कर पाते थे दूध का। और आज भी आपने देखा होगा कई सभ्यताएं या कई ट्राइबल ट्राइबल सोसाइटीज ऐसी होती है, ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पशु को तो पालती है लेकिन उसका दूध का प्रयोग नहीं करते। उनका ऐसा मानना होता है कि ये जो दूध है ये इसके वंश के लिए, यानी इसके बच्चों के लिए, हम इसका दूध का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल मांस या उसको पशुपालन में प्रयोग करते हैं। कई हैं ऐसी ट्राइब्स हैं, तो उस समय भी वो लोग जो थे वो उसका दूध के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। दूसरा, जो ताम्रपाषाणिक लोग थे उनको जो कृषि थी उसकी भी तकनीकी की उनमें दुर्बलता दिखती है, क्योंकि मध्य पाषाण जो मध्य और पश्चिमी भारत है वहां पर काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, और वो इसी क्षेत्र में गहन कृषि नहीं कर पाए। और काली मिट्टी वाला क्षेत्र तो जो होता है बहुत अच्छा, प्रचुर मात्रा में उसमें मिनरल्स और बहुत सारी चीजें होती है जो कि वहां पे अच्छे से कृषि कर सकते हैं। और हमें ताम्रपाषाणिक स्थलों से ना तो हल मिले हैं ना फावड़ों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि कृषि में तो इनको महारत नहीं थी। काली मिट्टी में गहरी और व्यापक कृषि करने के लिए लोहे के उपकरण का प्रयोग आवश्यकता, जिसकी उपलब्धता ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में नहीं थी। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान की दुर्बलता, यानी स्वास्थ्य संबंधी उनका ज्ञान जो था वो सीमित था या उनको नहीं था। वो इसलिए हमें पता लगता है क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के शवदान मिले हैं, यानी हमें ऐसा समझ में आता है कि बच्चे दुर्बलता के कारण मरे होंगे, या कोई मिनरल्स वगैरह की कारण से या किसी बीमारी की वजह से मर गए होंगे। उसके बाद खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों की मृत्यु दर ऊंची थी, यानी ये
बर्तन बना रहे हैं, उन बर्तनों से क्या मिलता है कि अधिशेष कृषि रही होगी। अधिशेष कृषि के बावजूद भी अगर बच्चे मर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि किसी बीमारी से बच्चे मर रहे होंगे, किसी बीमारी से बच्चे मर रहे होंगे। दूसरा, पोषाहार की कमी, चिकित्सा का ज्ञान का अभाव अथवा महामारी के प्रकोप इसके कारण हो सकते हैं। तकनीकी दुर्बलता है, उनको तकनीकी दुर्बलता ये थी कि संपूर्ण ताम्र पाषाणिक संस्कृति के काल में हमें तांबे के उपयोग के बहुत ही लिमिटेड साक्ष्य मिलते हैं। यानी अगर ऐसा होता कि हमें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में तांबे की ही चीजें मिलती, पत्थरों की मिलती ही नहीं, या पत्थरों की लिमिटेड मिलती, तो हम समझ जाते कि हाँ, तांबे की जो वस्तु है वो बहुत आयत से यूज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। सीमित साक्ष्य मिले हैं। और ये जो लोग थे, ताम्र पाषाणिक लोग थे, ये तांबे में तिन मिलाकर कांसे का प्रयोग नहीं कर रहे थे। और इसी के बगल में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इवॉल्व हो जाएगी, वो कांसा बना रहे हैं। लेकिन कांसा जो था, सिंधु घाटी के भी लोग बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि वहां से भी सिर्फ कांसे कांसे की हमें, वो भी कांसा बाहर, क्योंकि टिन जो है वो बाहर से मंगाना पड़ता था, इसीलिए वो कांसे का उतना उपयोग नहीं कर रहे थे। और ताम्र पाषाणिक लोग थे, उनके लिखने की भी कला विकसित नहीं हो पाई थी, इसीलिए अधिकांश जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। फिर भी संस्कृतियां सिंधु घाटी के लोगों से उन्नत तकनीक नहीं सीख सकी। ये वही है कि मैंने बताया ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन उनके साथ साथ इवॉल्व हो रही है, उनके साथ साथ चल रही है, उनके पैरेलल चल रही है। और क्योंकि उनके पैरेलल चल रही है, तो ऐसा होना चाहिए था कि उनको सिंधु घाटी से कुछ सीख लेना चाहिए था। लेकिन सिंधु घाटी से कुछ भी ये सीख नहीं पाए। अब एक बार हम लोग पाषाण युग में और ताम्र पाषाणिक जो युग है उसमें एक बार अंतर कर लेते हैं। तो पाषाण युग में हमें केवल पाषाण के उपकरण मिलेंगे, कृषि की शुरुआत वो नवपाषाणिक काल में हो जाएगी। हमें ताम्र पाषाणिक युग में तांबे के उपकरण मिलेंगे, कृषि की व्यापकता मिलती है, फसलों की विविधता, यानी काफी दलहनी फसलें, गेहूं, जो ज्वार, बाजरा, चना, मटर, मूंग की हमें साक्ष्य मिलते हैं। एक वर्ष में 2 बार, यानी रबी और खरीफ फसलों के साक्ष्य हमें जोरवे से मिलते हैं। इसी काल में हमें कृत्रिम सिंचाई, इनाम गांव से तटबंध, जो आपने देखा होगा तटबंध पानी रोकने के लिए जो बनाते हैं, तटबंध बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन का भी विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो ये सब जो थी, हमने ताम्र पाषाणिक सब संस्कृतियों के बारे में हमने पढ़ा है। अगला जो हम लोग को पढ़ना है, वो हमें देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हम अब अगली क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।